मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भारत को सच्ची आजादी जो है जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन मिली है, ना कि 15 अगस्त 1947 को। सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक का एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को भी तो अभी अभी आजादी मिली है, इस आजादी का फल चखने को आपको भी मिल गया है, नोटिस आ ही गया है नेशनल दस्तक को। कैसे एक बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने इतना बड़ा चैनल बना लिया, प्रसाद या पुरस्कार या फल आपको भी मिल ही चुका है। मोहन भागवत जी ने आतंकवाद का के अंदर यूएपीए के तहत जो अपराध हैं वो मोहन भागवत जी ने किया है। उनको आतंकवादी घटना और देशद्रोह करने के आरोप में बंद करना चाहिए। जब आपका वोट देने का अधिकार छीन ले वो इनकी आजादी है। जब आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले, आपसे सड़क पे चलने का अधिकार छीन ले, वो आजादी की परिकल्पना है इनकी। बता रहा हूँ, जैन साहब ये कह रहे हैं 2035 तक हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, हम सारी मस्जिदें खत्म करके मंदिर बना देंगे। ये क्या है? ये इनका चाल चरित्र चेहरा आज से नहीं, बहुत पहले से रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। और पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन ही भारत को वास्तविक आज़ादी मिली है। इस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने उन पर हमला बोला और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब। सर, सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो सर प्राचा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था आम्बेडकर साहब को लेकर कि क्या आम्बेडकर आम्बेडकर करते रहते हो, और अब जो है मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भारत को सच्ची आज़ादी जो है जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन मिली है, ना कि 15 अगस्त 1947 को। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक का एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को भी तो अभी अभी आज़ादी मिली है, इस आज़ादी का फल चखने को आपको भी मिल गया है, नोटिस आ ही गया है नेशनल दस्तक को। कैसे एक बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने इतना बड़ा चैनल बना लिया, कैसे मनुवादियों ने नहीं सबसे बड़ा चैनल क्यों नहीं बनाया। तो एक तो इसका प्रसाद या पुरस्कार या फल आपको भी मिल ही चुका है। अब मैं बाकी प्रसादों की तरफ आता हूँ। देखिए, मुझे और मेरे साथ तमाम देशवासियों को जो मनुवादी भी हैं मानसिकता से, उनको भी और दूसरे लोगों को, वोट का अधिकार तो मेरे ख्याल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है। नौकरियों का अधिकार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी जाने आने का अधिकार, बराबरी का अधिकार और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिए हैं। अब इनकी जो आज़ादी की तरफ पहला कदम जो इसको मानते हैं, उसमें क्या क्या पुरस्कार मिलेंगे आपको, वो आपको पुरस्कार अगर मैं इस तरफ से आज से शुरू करूं पीछे की तरफ चलना, तो मोहन भागवत जी ने बता दिया ये आज़ादी है और वो आज़ादी नहीं थी। क्यों नहीं थी? और ये देखिए, उनकी पीड़ा हमें समझनी चाहिए। जब वो आज़ादी थी या सिर्फ वो ही आज़ादी थी, उसी आज़ादी ने आरएसएस को बैन कराया। तो अब मोहन भागवत जी के लिए तो आज़ादी नहीं, वो तो जेल जाने का काम था। उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, ये तो आज़ादी नहीं थी उनकी। उनकी आज़ादी तो जब आएगी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाए। ये उन्होंने बता दिया, पहला स्टेप है। उनके बड़े बड़े नेता, अभी एक विष्णु शंकर जैन है, हरिशंकर जैन साहब हैं, वो उनके सबसे मुखर सबसे बड़े वकील हैं, जो ये सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके ऊपर वो प्लान करके काम करते हैं, बताते हैं। अयोध्या का भी काम उन्होंने किया, ज्ञानव्यापी का भी और मथुरा मस्जिद का भी। तो निसंदेह वो उनके सबसे बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रेस में और अपना इंटरव्यू देके ये बात साफ तौर पे कही है कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, ये संविधान खत्म हो जाएगा। अब मोहन भागवत जी ने तो उसे मना नहीं किया है, नहीं किया ना। तो उनकी आज़ादी वो है, और हमारी जो कोशिश चेष्टा ये है कि ये देशद्रोह है, ये आतंकवाद की घटना। मोहन भागवत जी ने आतंकवाद का के अंदर यूएपीए के तहत जो अपराध हैं वो मोहन भागवत जी ने किया है। उनको आतंकवादी घटना और देशद्रोह करने के आरोप में बंद करना चाहिए। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं वो इस बारे में कुछ बोल करेंगे नहीं, सिर्फ उनसे परमिशन लेके। इतनी बहादुरी तभी आती है, जो आरएसएस के जो एजेंट्स हैं उनमें तभी आती है जब वो परमिशन लेके, क्या मोहन भागवत जी मुझे ये बोलना है, नहीं बोलना है। ये बहादुरी तब आ रही है। वैसे बहादुर कितना कौन है मैं सब जानता हूँ। सर, आखिर कारण क्या है? कुछ दिनों पहले जब ये संभल मस्जिद का एक मामला आया था और जिस प्रकार से मस्जिदों के सर्वे का मामले चल रहे थे, तब मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जो है वो गलत है। तो सभी को लगा कि आरएसएस जो है वो कुछ अलग होती जा रही है। लेकिन फिर से वही बयान कि भारत को सच्ची आज़ादी जो है प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली है। तो आखिर कारण क्या है? आखिर वो क्या स्थापित क्या करना चाहते हैं? आखिर इस बयान के मायने क्या हैं?
देखिए, मैं अपनी बातें कहूँ, अपने निष्कर्ष निकालूं और अम्बेडकरवादियों के निष्कर्ष निकाल के आपको बताऊं, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक विश्व हिंदू परिषद के, वो क्या स्थापित करना चाहते नहीं, हैं? मैं वही बता रहा हूँ ना, उनके उनके शब्दों में ही बता रहा हूँ। एक विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े वो हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो बहुत सारी टीवी डिबेट्स पे आप उन्हें रोज देखते होंगे। बंसल जी या गोयल जी, उनका कुछ नाम है, बंसल है शायद नाम। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये समझने के लिए बाकी लोगों को सालों साल लग जाएंगे। तो वो बोलते क्या हैं और उसके पीछे मंशा क्या होती है, कथनी करनी में क्या फर्क होता है, ये उनके ही लोग बताते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ। जैन साहब ये कह रहे हैं 2035 तक हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, हम सारी मस्जिदें खत्म करके मंदिर बना देंगे। ये वो ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि 1, 2, 5, 10, 2000, 3000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, सीधे सब मस्जिदों के ऊपर उनका इशारा है कि वो सब मस्जिदें खत्म करके मंदिर बना देंगे। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं ढूंढना नहीं है, सारा फाइनेंसिंग जो जैन साहब को हो रही है वो ऑब्वियसली यहीं से ही होगी, वरना कहाँ से वो हर जगह जाके इतने सारे मजबूत केस लड़ पा रहे हैं। तो ये क्या है? तो इनके ऊपर देखिए, और धोखा कौन दे सकता है? जो आपको अपने विश्वास में ले ले। धोखा वही दे सकता है जो आपको अपने विश्वास में ले ले। ठगी वही कर सकता है जो आपको धोखाधड़ी कर सकता है। तो इनकी किसी भी बात पे विश्वास करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा धोखा खाने के लिए अपने आप इनविटेशन देना है। इनकी किसी बात पे, कोई आरएसएस में व्यक्ति है उस पर किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आम तौर पे जो ये बोले उसका उल्टा सही होता है, इनके मन में जो होता है उसका उल्टा बोलते हैं। ये इनका चाल चरित्र चेहरा आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। सर, आखिर कारण क्या है? जिस प्रकार से जब भारत को आज़ादी मिली तब इन्होंने संविधान को नहीं माना और उसको संविधान की प्रतियां जलाई, फिर ये तिरंगा को इन्होंने अपने संस्थान में नहीं फहराया, तो लगातार इनको इस तरह की चीज़ों से दिक्कत क्या होती है? कारण क्या है? इनकी आज़ादी क्या है? आप मानसिकता समझिए ना, मैंने बताया ना आपको, मनुवादी मानसिकता की आज़ादी क्या है? जब जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनमें से जो चंद लोग हैं जिनको ये दूसरों से ऊपर मानते हैं, वो बाकी सब लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लें। वो तो उन्होंने ऑलमोस्ट छीन ही लिया है चुनाव में चोरी की मशीनों के द्वारा। उनकी प्रॉपर्टी रखने का राइट छीन लें। जो सीए एनआरसी ला रहे थे वो कोई मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी था, वो तो सारे एससी एसटी ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ था। सबका प्रॉपर्टी का हक छीन लें, पढ़ाई लिखाई का हक छीन लें, नौकरियों का हक छीन लें। ये जो कर रहे हैं, जो बैकलॉग का काम कर रहे हैं, जो ये रिजर्वेशन खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं ना, लेकिन आज़ादी से नहीं कर पा रहे। चोरी छुप के पीछे से धोखाधड़ी करके वो करना पड़ रहा है। वो आज़ादी कि ये खुलेआम हम सब लोगों के आगे हांडी और पीछे झाड़ू बंधवा दे, वो आज़ादी इनको नहीं मिली है। वो पहला दिन था उस आज़ादी का सपना दोबारा लेने का। इसलिए ये बोल रहे हैं जब आपका वोट देने का अधिकार छीन लें, वो इनकी आज़ादी है। जब आपसे सांस लेने का अधिकार छीन लें, आपसे सड़क, जो कॉमन पानी पीने की जगह है, वो अधिकार छीन लें, आपसे सड़क पे चलने का अधिकार छीन लें, वो आज़ादी की परिकल्पना है इनकी, जिसका पहला स्टेप उन्होंने बताया कब था। सर, राहुल गांधी का कहना है कि हमारी लड़ाई जो है इंडियन स्टेट से हो रही है। इस बयान के क्या मायने हैं सर? देखिए, जब आदमी स्पीच डिलीवर करता है ना कई चीज़ें, तो बड़े से बड़ा जो आर्टिकुलेट व्यक्ति है, और आर्टिकुलेट होना कोई ईमानदार होने की गारंटी नहीं है। आर्टिकुलेट होना कोई कितना आदमी इंटेलेक्चुअली साउंड है उसकी गारंटी नहीं होती है। पहले समझ लीजिए, जो ज़्यादातर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े ईमानदार लोग हैं, वो अपनी बात को एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। ये एक चलन है। तो उनको जो उन्होंने कहा है ना, वो समझने की बात है। उसके पीछे उन्होंने कहा क्या है, और उन्होंने जो कहा है, जो मेरी समझ में आया, मैं तो वही बता सकता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ी, उससे पहले मैं थोड़ा हालांकि उनको ये पता होगी बात, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। मैं स्टेट की डेफिनेशन बता देता हूँ, जो संविधान में उनके वकील बता रहे होंगे उन्हें, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, या वो खुद भी पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये इंक्लूडिंग शब्द है उसमें। स्टेट इंक्लूड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के निकाय वगैरह वगैरह वगैरह, ये क्या है, संस्थाओं पे कब्जा है। ये नहीं, ये भी इंक्लूडेड है। मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ स्टेट की, जो हमारे देश में आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ देश की जनता भी समझे स्टेट क्या है। जो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रियम्बल में, वो है सबसे बड़ा स्टेट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टेट का सबसे बड़ा हिस्सा ये होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। अब दूसरा उसका होता है संविधान, ये हमारे स्टेट का हिस्सा है। संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत बने हुए सारे संस्थान जो हमारे नौकर हैं, जैसे जजेस हमारे नौकर हैं, जैसे प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हमारे नौकर हैं, देश की जनता के, ये भी स्टेट का हिस्सा है। तो स्टेट की पूरी डेफिनेशन है वी द पीपल से स्टार्ट होती है और
सभी निकायों के लिए आती है। जो राहुल गांधी जी ने बोला है वो ये बोला है कि इन सभी संस्थाओं को एक तरीके से हाईजैक करके, एक तरीके से उनको कमजोर करके उनसे गैर संवैधानिक काम कराए जा रहे हैं। अब जैसे अमित शाह जी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है सबको बराबर की नजर से देखने के लिए, पुलिस का कार्य निष्पक्ष रूप से कराने की संविधान की शपथ की, लेकिन करा क्या रहे हैं वो? अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको उनके ऊपर हमले करवा रहे हैं। जो ईडी, सीबीआई और दूसरी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अपराधियों की तरह, हिटमैन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो कह रहे थे कि हमारा सामना इन हिटमैन से है, जो अपराधी काम जो कर रहे हैं, आपराधिक लोग जो हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो देखिए जो भी संविधान की शपथ से बाहर जाके, कानून और संविधान से बाहर जाके काम करेगा सरकारी अधिकारी, तो वो क्रिमिनल बन जाता है। तो राहुल गांधी जी, जो मेरी समझ में आया, वो ये कह रहे थे कि इन संस्थाओं में जो संविधान की शपथ लेके इतने बड़े बड़े पदों पे लोगों ने, जनता ने अपना पेट काट के जिनकी तनख्वाहें देते हैं, उनसे ही अपराधियों की तरीके से हम लोगों के ऊपर हमला करा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई इन अपराधियों से हो रही है जो कि स्टेट की शक्ल में नजर आ रहे हैं, हालांकि वो स्टेट नहीं होते टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि जैसे ही कोई अपराध करने लगे, रिप्रेजेंट तो करते हैं, नहीं करते ना। यही तो मैंने हर बात ये बात बताई है। तो जो लीडर होते हैं ना स्पीच में बोलते हुए, वो ये टेक्निकलिटीज को कई बार अपनी बात जनता में अच्छे से समझाने के लिए निगलेक्ट करते हैं। संस्थाओं का रिप्रेजेंटेशन जो होता है तो वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना, नहीं करते ना। संविधानिक, जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल देता हूँ, मैं अमित शाह जी का देता हूँ ना, या किसी भी अफसर का एग्जांपल ले लीजिए। जब तक वो कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के काम करता है, वो उस पद पे बैठा हुआ संवैधानिक अधिकारी होता है। जैसे ही वो 1 सेंटीमीटर भी बाहर जाता है उससे, वो एक अपराधी बन जाता है ना, तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता। अब अगर जैसे नरेंद्र मोदी जी, नहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेता मैं, कोई प्रधानमंत्री है, वो जाके बैंक लूट ले, तो वो प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं किया ना, वो उसने इंडिविजुअल अपने लेवल पे काम किया, या किसी की हत्या कर दे। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं वो आप समझिए, बात समझ में आई आपके? तो जब वो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, तब वो प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी के साथ लूट मार करने लगे, अगर किसी को गोली मार दें, हत्या कर दें, तो वो प्रधानमंत्री नहीं, वो व्यक्ति करता है। ये फर्क स्टेट में और व्यक्ति में समझना बहुत आवश्यक है। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का अपरिपक्व बयान है, आप क्या इस बात को मानते हैं? नहीं, अपरिपक्व बिल्कुल नहीं है। उनके कहने का तरीका है जो, अब कोई देखिए, बात तो ये स्लीपर सेल्स ने उनको फोन करके बताया कि आप ऐसे कह दो, ये भी मुझे तो इतनी जानकारी रहती है ना। ये जो खुद अब कलफ के कुर्ते पहन के भाषण दे रहे हैं ना, इन्होंने ही उनको ये आइडिया दिया भी, क्योंकि उनको कहाँ से समझ में आ रही हैं सब बातें। तो ये खुद ही आइडिया देते हैं और खुद ही राहुल जी को जाके फिर बोलते हैं अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो बाकी सारों चीजों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए। इनके राहुल जी क्या खुद अपने खिलाफ, राहुल गांधी जी तो खुद स्टेट है ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है वो स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो वो अपने खिलाफ ही बगावत कर देंगे, मतलब अपने आप ही अपने दुश्मन हो गए वो। तो ये सब, लेकिन वही है कि बात भटकाने के लिए, और सारे लोग कांग्रेस के उसके लग गए। अरे अपनी काम की बात करो भाई। कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदनामी, अपमान करने की चेष्टा की है, उसके लिए लड़ो। जो ये मशीनों के थ्रू सारे वोट चुराए जा रहे हैं, उसके लिए लड़ो, उससे ध्यान हटाना है। मशीनों से ध्यान हटाने के लिए कहीं भी ले जाएंगे स्लीपर सेल्स, राहुल जी को भी और दूसरे लोगों को। सर, एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर यही बयान मोहन भागवत किसी दूसरे देश में देते, अगर वहाँ के नागरिक होके, तो अभी तक गिरफ्तार हो जाते, उन पे देशद्रोह का मुकदमा तक हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या जवाब देना चाहिए? तो कहाँ गए राहुल गांधी जी? आपकी पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, जो अभी पहली बार जयराम रमेश जी ने केस कर दिया, तो क्यों नहीं एफआईआर करा रहे? हम तो कराएंगे। मैं राहुल गांधी जी से ही कह रहा हूं ये बात। ये जयराम रमेश जी और इतनी लंबी चौड़ी जो हमारी लीगल, आपके कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम है, वो क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करा रहे? देखिए, राहुल जी को क्लैरिटी से समझ में आ रहा है कि ये देशद्रोह का काम है और 100% जेल में होते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जी तो वकील है नहीं, बैरिस्टर तो है नहीं। मिली भगत है 100%। कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस के स्लीपर सेल्स में और आरएसएस और बीजेपी में मिली भगत भी क्या, वो तो उन्हीं के प्लांटेड लोग तो हैं। आज नहीं है, मैंने एक किताब दिखाई ना आज को आपको, इसमें कितने ही स्लीपर सेल्स का नाम है उस समय के, तो आज कम है। मैं तो गिनती गिनवा दूं आपको सब स्लीपर सेल्स की, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो। जैसे मैं ये जमीयतों के खिलाफ बोलता हूँ, ये लोग कहते हैं जमीयत के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कभी जमीयत के खिलाफ नहीं बोलता, मैं कभी किसी मुस्लिम तंजीम के खिलाफ नहीं बोलता। जो उनके अंदर आरएसएस के एजेंट हैं, उनके खिलाफ बोलता हूँ। मेरा काम इन सभी तंजीमों को, कांग्रेस पार्टी हो गई, दूसरी पार्टीज हैं,
उनको मजबूत करना है, ताकि, और मजबूत कब होंगे, जब भीतरघाती निकलेंगे उसमें से। जितने भीतरघाती कम होंगे, जितने आरएसएस के एजेंट हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में से कम होंगे, एक्सपोज होंगे, उतनी ये पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी, उतना भारत का संविधान मजबूत होगा। धन्यवाद सर। तो हमने सुना प्राचा साहब को, और प्राचा साहब ने जिस प्रकार से मोहन भागवत के बयान के मायने बताए, उसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया कि किस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं आरएसएस के लोग। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।